हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म साइंस बाय ऋतु मैम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम ये हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी माध्यम में जो है इसका नाम है मानव जन्म। तो मानव जन्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मानव जन्म जो है ये चैप्टर जो है हमारा 12th का पहला चैप्टर है। ठीक है, हमारी 12वीं क्लास का जो है जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान, ठीक है ना, प्राणी विज्ञान का जो है ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो 12th का हमारा पहला चैप्टर है मानव जनन। अगर मैं बात करूँ इसके वेटेज की, तो अगर नीट में बात करें तो नीट में जो है बेटा यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नॉर्मल जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस मतलब आप कोई सा भी कंपटीशन दे तो यहाँ से ज़रूर 1 ना 2 क्वेश्चन आता ही है। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग एग्जाम्स में, तो नर्सिंग एग्जाम्स के प्री में भी जो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हर एक एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब मानव जनन की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो मानव जनन होता क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं मानव जनन की, तो मानव जनन होता क्या है? मानव जनन में क्या होता है, नर और मादा मिले और उनसे जो है अपनी ही जैसी संतति को पैदा करना। ठीक है, ये मनुष्यों में, ह्यूमन की बात करें तो मनुष्य की बात करें तो मनुष्यों में जो है अपनी जैसी संतति को पैदा करना ही जनन कहलाता है। ये हो गई हमारे मानव जनन की डेफिनेशन। ठीक है, मानव जनन में अब मैं मानव जनन में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानव जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो सबसे पहली घटना जो होती है वो किसकी होती है बेटा? युग्मक जनन की घटना। किसकी घटना होती है? युग्मक जनन। अब ये युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन क्या होता है बेटा? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने युग्मक जनन बोला। तो सबसे पहले जो होगा युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, युग्मक बनेंगे। अब यहाँ पे 2 तरह के प्राणी इन्वॉल्व है, एक है नर और एक मादा। तो नर से जो है नर युग्मक बनेगा और मादा से जो है मादा युग्मक बनेगा। अब ये युग्मक कौन से बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं नर जनन तंत्र में नर जननांग और मादा जनन तंत्र में मादा जननांग। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये युग्मक बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? युग्मक बनाने का कार्य करते हैं। अब अगर मैं बात करूं युग्मक बन गए, अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? वो युग्मक बने, ठीक है, उसके बाद जो होता है युग्मकों का संगम होगा। युग्मकों के संगम की प्रक्रिया जो होती है बेटा, नर व मादा युग्मक बने। ठीक है, नर युग्मक मिला, नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक कहाँ क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, और मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक अंड होता है। तो ये दोनों मिले और इन दोनों में मिले तो जो प्रक्रिया होती है इसको अपन बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया, युग्मक बने, युग्मक से निषेचन हुआ, निषेचन से के बाद क्या होता है बेटा? अंतरोपण की प्रक्रिया होती है। मतलब भ्रूण जो है बन जाता है, जो है मादा के अंदर बन जाता है, तो उसको हम अंतरोपण की प्रक्रिया कहते हैं। अंतरोपण की प्रक्रिया के बाद क्या होता है? अंतरोपण गर्भकाल, ठीक है, जिसे गर्भावस्था कहते हैं, है ना, गर्भकाल की अवस्था होती है जिसे गर्भावस्था कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्रसव की अवस्था, मतलब बच्चा जन्म लेता है। तो इन अवस्थाओं में जो है हमारा पूरा जनन तंत्र जो है हम पढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन में जनन कैसा होता है, ह्यूमन में जनन किस प्रकार का होता है, तो हमेशा अगर मैं बात करूं तो मानव में जो है, मानव में हमेशा बात करूं तो मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। मानव में किसकी प्रक्रिया होती है? हमेशा लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन नहीं होता। मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मानव में जो है अगर मैं बात करूं तो नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, नर व मादा युग्मक बनते हैं, मतलब सेक्सुअल डिफरेंस होता है, युग्मक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जरायुज होते हैं। ये जरायुज होते हैं मतलब ये बच्चे जन्म देते हैं, ये जरायुज होते हैं। ठीक है, ये जरायुज होते हैं मतलब क्या? बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अब हम इस चैप्टर को इस पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र की आज की क्लास में बात करेंगे। तो नर जनन तंत्र की अगर मैं बात करूं, नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो नर जनन तंत्र में सबसे पहला जो है प्राथमिक जननांग होगा, फिर द्वितीयक जननांग होगा। तो प्राथमिक जननांग और द्वितीय जननांग हम किस बेसिस पे बोलते हैं? तो प्राथमिक जननांग वो होते हैं जिन्होंने क्या किया? प्राथमिक अंग, जननांग या प्राथमिक अंग क्या है? वृषण है, और ये क्या करता है? युग्मक का निर्माण करता है। तो जो युग्मक का निर्माण करता है वो होता है प्राथमिक जननांग। ठीक है, और उसके अलावा जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो सारे हमारे क्या होते हैं? द्वितीयक जननांग होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे जो है बहुत सारे जो है डक्ट्स भी आते हैं।
इतना हमने पढ़ लिया प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग की अगर मैं बात करूं तो हार्मोन का निर्माण करते हैं, और अब यहाँ पे प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करते हैं, अपन यहीं पे लिख लेते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग ने जो क्या किया, युग्मक का निर्माण किया, युग्मक का निर्माण किया, और ये द्वितीयक लैंगिक अंग जो है युग्मकों के जो है आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं तो नर जनन तंत्र में नर सहायक नलिका आती है। ठीक है, तो नर सहायक नलिका में भी हमारे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एक पेयर होता है। टेस्टिस मतलब कि वृषण जो है एक जोड़ा होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसमें वृषण आता है, एक जोड़ा आता है। द्वितीयक सेक्स ऑर्गन की सहायक सेक्स ऑर्गन में अपने क्या क्या आते हैं बेटा, सहायक ग्रंथियां आती है, जिसमें सेमिनियल वेसिकल है, प्रोस्टेट है और काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। एसेसरी में रेडिटेस्टिस है, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस या वास डेफरेंस है। तो ये हमें याद रखना है बेटा। एसपीसी एसेसरी में क्या आएगा, एसपीसी मतलब सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड। और एसेसरी डक्ट में क्या आएगा, ये ग्लैंड से बेटा, ये ग्रंथि है, सहायक ग्रंथि और ये सहायक नलियां हैं। ठीक है, ये सहायक ग्रंथि और सहायक नलियां हैं। तो सहायक ग्रंथि में अगर हम हिंदी में बोले तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें अगर मैं बात करूं रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस, ये हमें याद है। आरवीईवी इज एसेसरी सहायक ग्रंथियां। आप अगर इंग्लिश में याद करोगे तो आपको ज्यादा बेटर याद रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले वृषण की। तो वृषण क्या होते हैं बेटा, तो वृषण की अगर मैं बात करूं उत्पत्ति की, तो वृषण की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है। ठीक है ना, कैसा होता है ये, मेसोडर्मल ओरिजिन का है, मध्यजन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, अंतर्जन स्तर से या बाह्यजन स्तर से नहीं होती, मेसोडर्म से होती है। अगर मैं बात करूं तो ये एक जोड़ा होता है, युग्म में होता है, एक जोड़ा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। शेप की बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, अंडाकार शेप होता है। अंडाकार शेप मतलब ओवल शेप होता है। साइज की बात करें तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर लंबाई की बात करें तो कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये हमारी लंबाई चौड़ाई की बात हो गई। ठीक है, अगर हम इसकी वेट की बात करें तो वेट कितना होता है बेटा, 10 से 15 ग्राम इसका वेट होता है। अब ये कहाँ स्थित होते हैं, तो ये होते हैं बेटा उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि ये जो है वृषण कहाँ स्थित होते हैं, ये उदर गुहा के बाहर एक जगह है वृषण कोश, उसमें स्थित होते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पाथ ऑफ स्पर्म। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो थी, ग्रंथियां जो थी, सहायक ग्रंथियां, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। तो सेमिनल वेसिकल कैसे होती है बेटा, ये भी एक जोड़ी में होती है। ठीक है, नर जनन तंत्र को ही हम इस क्लास में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये एक जोड़ी की होती है सेमिनल वेसिकल। उसके सीमन के कितना प्रतिशत भाग बनाती है, तो 60 से 70% भाग का ये स्रावण करती है। इसके स्रावण में क्या पाया जाता है बेटा, फ्रक्टोज। देखा, ये ध्यान रखना है, फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज से ही जो है रेप केसेस में पता चलता है, विक्टिम में जो चेक किया जाता है स्पर्म गया है तो उसमें फ्रक्टोज ही चेक किया जाता है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा अयुग्मित, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सब जोड़ी में है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड अयुग्मित है। ये नीट का क्वेश्चन भी है। सीमन के कितना 30 से 40% भाग का स्रावण करती है। इसके स्राव में क्या क्या होते हैं बेटा, फॉस्फेट होते हैं, एंजाइम होते हैं और आदि पाए जाते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ये कैसी होती है बेटा, एक जोड़ी होती है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। इसका स्राव जो है मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन करता है। इसके स्राव शिशन के स्नेहन में भी क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा हो गया। अब मैं एनसीईआरटी की दृष्टि से बात करूं तो एनसीईआरटी में हमारा ये क्रम है। तो एनसीईआरटी में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसा जो कि मैंने आपको पढ़ाया सारा हम डिक्टेट करते चलेंगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी लेवल का ही पेपर देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से कैसा है, जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी, मतलब बच्चे देने वाला प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, जो कि युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में क्या है बेटा, अंडाणु का बनना होता है। ठीक है, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, पहले क्या हुआ, युग्मक जनन हुआ। युग्मक जनन के बाद क्या होगा बेटा, स्त्री जनन पथ में जो है स्थानांतरण हुआ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, वीर्य सेचन बोलेंगे। और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, निषेचन होती है। ठीक है, वीर्य सेचन और उसके बाद निषेचन, और निषेचन के बाद जो है युग्मकों का संलयन होता है, इससे युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद कोरकपुटी ब्लास्टोसिस की रचना तथा परिवर्धन और इसकी गर्भाशय के दीवार से चिपकना, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन और शिशु के जन्म की क्रियाएं घटित होती है। आपने पढ़ा कि ये जनन घटनाएं यौवनाभरण के पश्चात, हमारा पढ़ने का क्रम यही होगा। हम सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को डिकोड करके ही हम नीट का एग्जाम दे सकते हैं अच्छे से। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध
पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष के बाद लगभग समाप्त हो जाती है। स्त्रियों में 50 वर्ष के बाद कोई भी जो है अंडाणु नहीं बनता है, ठीक है ना, लगभग समाप्त हो जाती है। पुरुष जनन तंत्र में क्या आते हैं, तो पुरुष जनन तंत्र में शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में होता है। पुरुष जनन तंत्र की बात करें तो इसकी स्थिति पूछी जाती है तो कहाँ होता है, ये पेल्विस रीजन में होता है, पेल्विस रीजन में होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, एक जोड़ा वृषण आता है, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। शरीर में वृषण कहाँ होता है बेटा, उदर गुहा के बाहर हमने इसकी स्थिति एक थैली या धानी में स्थित होता है, जिसे हमने स्क्रोटम कहा। वृषण कोश वृषणों के तापमान को क्या करते हैं बेटा, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता करते हैं। शरीर का तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तो जो है कम रखने में जो है सहायता करते हैं, जो कि किसके लिए आवश्यक है बेटा, शुक्राणु जनन, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, जो कि किसके लिए आवश्यक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, ये सब हमने कवर किया, और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण जो है सघन आवरण से ढका होता है, जिसमें वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं बेटा, सघन आवरण से ढका है, और प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष होते हैं, 250 कक्ष। ये हमसे पूछा जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, वृषण पालिका बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, वृषण पालिका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित क्या होती है बेटा, शुक्रजनक नलिकाएं होती है। 1 से 3 जो है अतिकुंडलित शुक्रजनक क्या होती है बेटा, नलिकाएं होती है, नलिकाएं होती है, जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका भीतर भाग 2 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। एक तो नरजन्म कोशिका है, जिसको हम शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका। नरजन्म कोशिकाएं क्या करती है बेटा, ये अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्र के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का। जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को क्या करती है बेटा, पोषण प्रदान करती है। कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन सर्टोली कोशिकाओं के बारे में, तो ये क्या करती है बेटा, नरजन्म को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाहरी क्षेत्र को, ये तो डायग्राम है, अभी मैं समझाऊंगी। बाहरी क्षेत्र को हमने क्या बोला, बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, जिसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पूछा जाता है, एंड्रोजन जो नर हार्मोन है उसका स्त्रावण कौन करता है, तो लीडिंग कोशिकाएं करती है बेटा। जो वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्त्रावित करती है, या फिर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है कवर किया है। जैसे अगर मैं बात करूं नरजनन तंत्र में, तो ये नरजनन तंत्र का श्रोणि क्षेत्र का चित्र है। ये मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, शुक्रवाहिनी, स्कलीय वाहिनी, मजलाशय, गुदा, कंदमूत्र पथ, मतलब बल्बोयत्र ग्रंथि, ये सारा डायग्राम में आपको दिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हमने मोटा मोटा जो है बात किया है सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नरजनन तंत्र के बारे में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से क्वेश्चन, तो 1 या 2 क्वेश्चन बेटा आ सकता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं और भी ऐसे लेक्चर्स अपलोड कर सकूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जो भी आरबीएससी की प्रिपरेशन करें, सीबीएसई हिंदी से है, या फिर जो भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं हिंदी माध्यम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो हम यहाँ पे आपकी